नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के 3 विधायक देहरादून पहुंचे। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर ये है कि ये नेता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने देहरादून पहुंचे। इन नेताओं में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और सुख सरकारिया भी शामिल रहे। पंजाब के नेताओं से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब सरकार को कोई खतरा नहीं है और अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री पंजाब के बने रहेंगे और अगला विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन पंजाब कांग्रेस पार्टी में लगातार घमासान जारी है और ऐसे में हरीश रावत, जो कि प्रदेश के प्रभारी है, उन्होंने कमान संभालते हुए ये साफ कर दिया है कि पहले मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं और लगातार मेरी तरफ से जो कोशिशें जारी है, अगर वो रंग लाती है तो ऐसे में पार्टी आला कमान के दखल की जरूरत नहीं है। और अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सिद्धू को लेकर लगातार जो आवाज बुलंद होती हुई नजर आ रही है, या अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो सिद्धू के तमाम नेता और तमाम सलाहकार जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस पार्टी में जो वादे किए गए थे वो वादे अमरिंदर सिंह ने पूरे नहीं किए हैं और ऐसे में नेतृत्व को बदलना बहुत जरूरी है। हमारे 4 वरिष्ठ मंत्रीगण और 3 विधायकगण जो बहुत ट्रेडिशनल कांग्रेस जन हैं, वो यहाँ आए। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि किन किन सवालों पर उनको चिंता है और वो पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर के चिंतित हैं। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के। और वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने यह भी साफ कर दिया है कि पंजाब में 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं है और वो सब लोग सामूहिक तरीके से आगे चुनाव में कैसे जीता जाए उसके लिए काम करेंगे। ये एक अवसर आया है, एक बात आई है, इसका समाधान निकाल दिया जाए। मैं अभी हमने सीएम के फेस के विषय में कुछ कहा और सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाएंगे। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ग्राउंड जीरो से उनका रुख कर लेते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अरुण सिंह आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि पंजाब, ठीक है अरुण आपके पास लौटेंगे, लेकिन दीपांकर का हम रुख कर लेते हैं। दीपांकर, सवाल आपसे यही है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से घमासान अपने चरम पर है, तो ऐसे में जब हरीश रावत ने दखल दिया है, ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बने रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या स्थिति है पार्टी में? हाँ, लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठक चली। जो 4 मंत्री और 3 विधायक पंजाब से आए थे, उन्होंने हरीश रावत से बातचीत की, लेकिन हरीश रावत की बातों से बहुत कुछ साफ नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि मैंने उन्हें अपनी बातें कह दी हैं कि जो मैं क्या चाहता हूं और उन्होंने मुझे बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो। और उनका कहना है कि सरकार होते हुए अगर विधायकों को कहीं पर परेशानी होगी तो विधायक इसकी नाराजगी वहां पर जाहिर करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट में जो सिद्धू खेमे के विधायक हैं, वो उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। इस बात की शिकायत यहां पर आकर मंत्री विधायकों ने हरीश रावत से की और हरीश रावत ने यह कहा कि ये मेरे हाथ की बात फिलहाल नहीं है, मैं 2-3 दिन में दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली हाईकमान के पास ये पूरा मुद्दा रखूंगा। जब चरणजीत चन्नी से बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि हम भी हाईकमान के फैसले का वेट करेंगे और अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो फिर हम हाईकमान को लेकर बात करेंगे। लेकिन हाँ, जो हरीश रावत से हमारी बातचीत हुई है उससे हम यहाँ पर संतुष्ट है। लेकिन ऋतिका, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हरीश रावत ने सुबह एक बात कही थी कि अमरिंदर सिंह के
चेहरे पर 2022 का चुनाव कांग्रेस पंजाब में लड़ेगी। लेकिन अभी जब वो मीटिंग के बाद यहाँ पर प्रेस के सामने आए और प्रेस ने उनसे 2 बार ये सवाल पूछा कि क्या अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही पंजाब का इलेक्शन होगा, तो हरीश रावत ने कहा कि ऐसे सवाल बार बार उठते हैं और हर बार उस सवाल का जवाब दिया जाए ये सही नहीं है। यानी 3 घंटे में हरीश रावत को कहीं ना कहीं अपना ये स्टैंड थोड़ा माइल्ड करना पड़ा। जो उन्होंने सीधे कहा था कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, 3 घंटे बाद उन्होंने इस पर खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो सवाल है कि अमरिंदर सिंह से उनकी बातचीत हुई, हाईकमान से क्या उनकी बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद क्या वहां पर चेहरे की जो फाइट है, अमरिंदर सिंह के पीछे कुछ लोग खड़ा होना चाहते हैं, नहीं खड़े होना चाहते, तो क्या हरीश रावत को हाईकमान से कहीं कोई बात कही गई कि आप फेस डिक्लेरेशन पर मत जाइए, आप सिर्फ इस बात पर रहिए कि पंजाब कांग्रेस एकजुट रहे और पंजाब कांग्रेस इलेक्शन में एक साथ दिखे। रितिका जी बिल्कुल ठीक है, दीपांकर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी ने मुलाकात जो करने जा रहे थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आज हम हरीश रावत जी से मिले हैं, बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है, लंबी बात हुई है और वो हमारी बातों से कन्विंस हैं। हम पंजाब के वो मसले जो अभी हल नहीं हो रहे उनको लेकर इनके पास आए हैं और इन्होंने हमारी बात सुनकर हाई कमांड से बात करने की बात की है। और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने बड़ा बयान दिया है। परनीत कौर ने साफ कहा कि किसी के कह देने से पंजाब के मुख्यमंत्री बदले नहीं जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सिद्धू ही जिम्मेदार हैं। सीएम बदलना चाह रहे हैं। That is not up to them. That is up to the High Command. You please ask the questions there. It's not for me. CM has done his best. He has led the party to many victories. He has done whatever the High Command asked. He fought against Jet Li and won. He brought Punjab on the map. He has done good work for Punjab. और अरुण सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद है। अरुण, एक तरफ हरीश रावत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जो है अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ उन नेताओं को भी हमने सुना जो कि हरीश रावत से मुलाकात करने पहुंचे थे, जो कि कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान के फैसले का इंतजार है। तो ऐसे में क्या समझा जाए, स्थिति अभी तक साफ नहीं है। देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से स्पष्ट है और वहां पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। इस विकल्प तक पर विचार नहीं हुआ है, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था तभी स्पष्ट रूप से दोनों को दिशा निर्देश केंद्र नेतृत्व की तरफ से दे दिए गए थे। पहली बात यह कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आपकी सहमति नहीं है, फिर भी आप सिद्धू को साथ लेकर चलिए, ये बात अमरिंदर सिंह से कही गई थी। और अमरिंदर सिंह से कहा गया था, सिद्धू से कहा गया था कि आप अमरिंदर सिंह के काम में या फिर सरकार के कार्य में अड़ंगा नहीं डालेंगे और सरकार को बैड शेप में नहीं दिखाएंगे। दोनों से स्पष्ट तौर पे बात हुई थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये हो रहा है कि 30 के आसपास विधायक और मंत्री मिल करके एक जगह बैठक करते हैं और बैठक के बाद सीधे मुख्यमंत्री को हटाने की बात करते हैं। उस वक्त जब ये समझौता हुआ था, जब कैप्टन को समझाया गया था सिद्धू को अध्यक्ष बनाते समय, तभी उनको कह दिया गया था कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो उनको बीच में हटाए। चुनाव कुछ ही महीने हैं, सबसे पहले जो राज्यों के चुनाव होने उसमें वहीं के चुनाव होने हैं, जनवरी में चुनाव होने हैं। तो क्या इतना वक्त बचा है कि आप वहां पर मुख्यमंत्री बदल करके चुनाव लड़ सकते हैं? और दूसरी बात, जितने विधायक मुख्यमंत्री के पास हैं और जिस तरह का उनका कद है राज्य में, उनको हटाने के बाद पार्टी दो फाड़ हो सकती है, पार्टी में बगावत टूट हो सकती है। और इसलिए भी कांग्रेस नेतृत्व इतनी आसानी से मुख्यमंत्री बदलने की जो विरोधी धड़े की मांग है उसको मान नहीं लेगा। हरीश रावत बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा, लेकिन अब तक जो संकेत मिले हैं उसमें यह साफ है कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे चुनाव तक। बिल्कुल, यानी कि बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, ये स्थिति अब साफ हो चुकी है। दीपांकर, अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने एक बार फिर कैप्टन सरकार पर हमला बोला। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि मालविंदर माली ने सोशल मीडिया पर पंजाब की कैबिनेट को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पंजाब के अंदर अली बाबा और 40 चोरों का बोलबाला है। उन्होंने कैप्टन सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, साथ ही चेतावनी दी कि सीएम नहीं बदलने पर सब कुछ बदलेगा। दीपांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
दीपांकर, हालांकि जो तमाम प्रतिनिधि मंडल है जो कि इस वक्त हरीश रावत से मुलाकात करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें उम्मीद तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से है, लेकिन जब स्थिति ये साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि देखिए लीडर नहीं बदलेगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में कोई ना कोई बीच का रास्ता इस लिहाज से निकाला जाए ताकि जो पार्टी में अंदरूनी कलह है उसे शांत किया जाए। बिल्कुल, अब हरीश रावत के सामने जो चैलेंज है वो यही चैलेंज है कि किस तरीके से अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को एक साथ लाया जाए, कैसे दोनों के विचार यहां पर एक किए जाएं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने फ्रंट यहां पर ओपन किए हुए हैं। और जो बात अरुण बता रहे थे कि अमरिंदर सिंह जो अभी तक मुख्यमंत्री हैं, 2022 में आपके यहाँ इलेक्शन होने वाला है और इस समय पर कांग्रेस कोई बड़ा बदलाव करके वहां पर रिस्क लेगी, ऐसी कांग्रेस की फिलहाल स्थिति दूसरे राज्यों में भी नहीं है और इतनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस इस वक्त देश में भी नहीं है। तो ऐसे में हरीश रावत के लिए अब बड़ा चैलेंज ये है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के जो समर्थक मंत्री और विधायक जिनसे उन्होंने आज मुलाकात की है उनकी वो बात सुन चुके हैं। अमरिंदर सिंह से भी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह से मेरी बात हुई और उनको मैंने ये बताया कि आपकी सरकार के कुछ मंत्री और विधायक मुझसे मिलने आए हुए हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू से भी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन हरीश रावत ने यह भी कहा कि मेरी बातचीत क्या हुई ये मैं पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकता। पर कुल मिलाकर अमरिंदर सिंह के पीछे अगर कांग्रेस को पंजाब में जाना है तो हरीश रावत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू को वो कहीं ना कहीं एक कमांड में रखे, नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर चले और जो एक बड़ी बगावत की आशंका फिलहाल पंजाब कांग्रेस में लग रही है वो कम हो। लेकिन हरीश रावत को भी इस काम के लिए दिल्ली जाना ही पड़ेगा, हाईकमान के पास, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास, और वहीं से इस सिचुएशन का हल निकलेगा कि आगे क्या। रितिका, बिल्कुल, आगे क्या है इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो फूट है वो इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अब दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अरुण और दीपांकर, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान तो सामने नहीं आया है। हालांकि एक दिन पहले पार्टी कार्यालय में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ आपात बैठक की, जिसकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। इस बैठक में देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा भी शामिल रहे। और पंजाब कांग्रेस पर हुई आपात बैठक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। आपको बता दें इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, आपात बैठक बुलाने के लिए पीपीसीसी कार्यालय में दूसरे साथियों के साथ ये बैठक हुई, उनसे मुलाकात हुई, आलाकमान को स्थिति से अवगत हमने करवा दिया है। तो पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर कांग्रेस विधायकों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। इशू है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि नहीं हो रहे, इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ एआईसीसी ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह is still the most loved face in Punjab, and the entire Congress is with him, especially the High Command. What 5 stooges or 5 ministers or 5 experts says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है, वो रख सकते हैं एडवाइजर, 10 और रखें, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं। और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत को तोड़ने की जो किवायद अथवा कोई भी टिप्पणी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर क्या घमासान चल रही है सत्ता के लिए, उस पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं वो ये ना भूलें कि उनकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है। इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भारत के टुकड़े होने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा। अरुण का हम रुक कर लेते हैं। अरुण, देखिए चुनाव में उतरने से ज्यादा पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से पार्टी को एक किया जाए। ऐसे में जो भी फॉर्मूला केंद्रीय आला कमान की तरफ से सुझाया जा सकता है, उस फॉर्मूले में क्या कुछ हो सकता है, कोई संभावना है?
देखिए, जब ये विवाद बढ़ा था तब एक फार्मूला निकाला गया था और वो फार्मूला ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि उनकी जो बागी तेवर उनके हैं वो खत्म हो जाएं और वो मिलकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आगे काम करें और पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन ये शुरुआत से सिर्फ विवाद की, उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया। उसके पीछे जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश में पहुंचे, एक तरह से समानांतर सरकार चलाने की उनकी कोशिश है। ये आरोप लगाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोग कि वो हर बात पर सरकार को आदेश देने जैसे लहजे का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 4-6 एडवाइजर बना लिए, संगठन में नियुक्तियां कर दी। वो लोग बेलगाम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री जो राज्य का सबसे बड़ा चेहरा आपका है, उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। उसके निजी जीवन की तस्वीरें सार्वजनिक करते हैं। जो विदेश नीति हिंदुस्तान की है, कांग्रेस पार्टी की जो विदेश नीति रही है, उसके खिलाफ बयान देते हैं। इन सारी बातों से मुख्यमंत्री धूमिल नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं भी राज्य में धूमिल हो रही हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रणनीतिकार हैं उनसे अगर बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि एक राज्य ऐसा था पंजाब, जहां पार्टी ये मान के चल रही थी कि सरकार वापसी कर सकती है, कि किसान आंदोलन के समय जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने किसानों के पक्ष में बयान दिए, उनके लिए तमाम व्यवस्था की, उनको तमाम रियायतें दी। लेकिन बिल्कुल वापसी करने की बजाय पार्टी बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है और ये जो बैकफुट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है पार्टी की, वो नेताओं की वजह से ही हो रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती हरीश रावत के सामने यही है कि किसी भी तरीके से पार्टी को एक किया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा, दीपांकर और अरुण आपके पास लौटते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह अपने चरम पर है, घमासान लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। काबुल में ISI ने एक बड़ी साजिश की है और इसका पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की खबर है कि ISI से जुड़े एक दस्ते ने 15 और 16 अगस्त के बीच वहां एक ट्रैवल एजेंसी में घुसकर कई अफगान पासपोर्ट चुरा लिए, जिनमें भारत का वीजा लगा था। ISI से जुड़े दस्ते के ये लोग उर्दू में बात कर रहे थे और वहां सिर्फ भारत के वीजा लगे पासपोर्ट की तलाश कर रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से इसे काफी गंभीर माना जा रहा है, लिहाजा भारत की सुरक्षा एजेंसियां और विदेश मंत्रालय इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और ये भी पता चला है कि जिस ट्रैवल एजेंसी पर छापा मारा गया वो काबुल में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम किया करती थी ताकि अफगान नागरिकों को सुविधा से भारतीय वीजा मिल सके। तो आप देखिए कितनी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है पाकिस्तान की। हालांकि इससे पहले भी लगातार ऐसे इनपुट्स मिलते रहे हैं जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि तालिबान को पुरजोर तरीके से समर्थन पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य राज कौल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, पूरी जानकारी विस्तार से जरा बताइए, किस तरीके से पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश थी? जी, ये एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर ब्रेक हो रही है। भारत सरकार के उच्च सोर्सेज से हमने बात की, उन्होंने कंफर्म किया है कि 15 या 16 तारीख को जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था काबुल पे, तो सेंट्रल काबुल के आसपास ये एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, जो इंडियन एम्बेसी के साथ काम करती है। वहां पर एक गुट ने कम से कम 10 से 15 लोगों ने जो है रेड किया और उस रेड में जो है बहुत सारे अफगानी पासपोर्ट जिनमें इंडियन वीजा लगा हुआ था ऑलरेडी और बहुत दिन वहां पर रखा हुआ था, वो चोरी करके ले लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी नाइटमेयर है। भारतीय एजेंसीज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसकी जांच कर रही है, प्रोब कर रही है। और तभी आज गृह मंत्रालय ने एक 2 पैराग्राफ का स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि जितने भी अफगानी वीजा आज तक दिए गए हैं उन सबको रद्द किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा डिसीजन जो है भारत सरकार ने लिया है, जिसमें जितने भी अफगानी वीजा हैं उन सबको रद्द कर दिया गया है। और जो नया वीजा सिस्टम लॉन्च किया है 16 अगस्त के बाद, उस ई वीजा के तहत जिनको वीजा मिलेगा सिर्फ उन्हीं को भारत में आने की अनुमति होगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होते होते बच गया। आतंकवादी गुट जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, जैश-ए मोहम्मद हो या बाकी हो, वो इसका गलत फायदा उठा सकते थे। ये टाइमली जो है भारतीय एजेंसीज को पता चल गया, उसके बाद स्टेप्स लिए गए ताकि कोई भी उस वीजा का मिसयूज ना करे। तो अभी जो है गृह मंत्रालय और साथ में विदेश मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है, लेकिन करीबन बहुत सारे जो पासपोर्ट थे अफगानी जिसमें इंडियन वीजा लगा हुआ था वो चोरी कर लिया गया पाकिस्तान ISI के द्वारा। जो गुट थे उन्होंने इसका गलत फायदा उठाने के लिए, लेकिन अब एकदम मुस्तैदी से भारत सरकार इसको निपट रही है। सारे अफगानी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। आदित्य राज कौल, लगभग कितने लोगों की खबर सामने आ रही है जिन्होंने ये भारतीय वीजा लिया था? देखिए, हर महीने हजारों की तादाद में अफगानी जो है यहाँ आते थे। एक तो स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आते थे, मेडिकल वीजा के लिए बहुत सारे लोग आते थे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही बहुत सारे एक्सचेंजेस होते थे इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, चाहे वो पत्रकार हों, पॉलिटिशियंस हों, डिप्लोमेट्स हों, वो आते रहते थे। तो
हर दिन 100 एप्लीकेशन ऐसी आती थी। एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, अभी भी सरकार जो है एग्जैक्ट आंकड़ा पता करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपको पता है कि जो भारतीय दूतावास है वो खाली करा लिया गया था, और जो हमारे एम्बेसडर थे वहां पर, एम्बेसडर टंडन, वो और जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन सबको इंडियन एयरफोर्स ने जो है इवैक्यूएट किया। तो एग्जैक्ट नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे थे, बहुत सारे की तादाद में जो है पासपोर्ट थे, ये मेरे को बताया गया। और उन पासपोर्ट्स को चोरी कर लिया गया पाकिस्तान ISI के लोग, लेकिन उन वीजाज को अब रद्द कर दिया गया है। कोई सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इसकी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले पर गंभीरता से गृह मंत्रालय ने नजर रखी, और अब जानकारी ये मिल रही है कि वो तमाम वीजा अब रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से जो खतरा लगातार बना हुआ आता है वो खतरा अब टल चुका है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये भी स्थिति साफ कर दी गई है कि ऐसी पूरी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, जो कि लगातार भारतीय वीजा पाने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत आने के लिए अफगानिस्तान के नागरिकों को ई वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर यह है कि जो लोग अफगानिस्तान से भारत आना चाहते हैं उन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर ई वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। सिर्फ इसके जरिए ही अफगान लोगों को भारत का वीजा मिल सकता है। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। तो न्यूज 18 के अमित पांडे की यह खबर है। अब वीजा अप्लाई करने के लिए भारत की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार भारत सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लिया जाए। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी चीज को देखते हुए अब ई वीजा का फॉर्मूला भारत सरकार लेकर आई है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको वीजा के लिए। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, हालांकि ये फैसला तो ले लिया गया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा वीजा के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ सरकार को यह भी देखना होगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वीजा मिल जाए लोगों को। बिल्कुल, देखिए वहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। खास बात यह है कि चूंकि हमारी एम्बेसी वहाँ पे बंद है, और ऐसे में वहाँ पे आना जाने में भी काफ़ी दिक्कतें हैं। तालिबान ने एम्बेसी तक जाने वाले सारे रोड जो हैं वो बंद किए हुए हैं। कोई नहीं चाहता हम तालिबान से कि एम्बेसी में जाएं, क्योंकि एम्बेसी से हमारे जो डिप्लोमेट है और जो कर्मचारी वो निकल चुके हैं वहाँ से, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो लोकल स्टाफ है वो मौजूद है। तो ऐसे में वो भारतीय जो कि एम्बेसी नहीं जा सकते हैं उनको वीज़ा कैसे दिया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने ई वीजा जो है उन्होंने ये शुरू किया था। खास बात यह है कि अफगानिस्तान के लोग जो कि भारत आना चाहते हैं उनके लिए भी ये ई वीजा शुरू किया गया था, जिसमें कि 6 महीने तक जो है वो भारत में रह सकते हैं। तो अभी भारत की तरफ से कोशिश ये है कि वो सारे लोग जो कि भारतीय हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ रह रहे हैं और भारत आना है उनको, तो ऐसे में वो सारी सुविधाएं जो हैं वो वहाँ मुहैया कराई गई है। और ख़ास बात यह है कि जो वहाँ के जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो अगर भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए ई वीज़ा की सुविधा दी गई है, ताकि अगर आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, और उसके बाद यहाँ जो अफगानिस्तान डेस्क है उसको अप्रूव करेगा, देखेगा कि इसके क्रेडेंशियल्स ठीक है या नहीं ठीक है, और उसके बाद ही जो वीज़ा दिया जाएगा। तो ये सहूलियत के लिए है, भारत किसी भी ऐसे शख्स को जो कि भारत आना चाहता है की सहूलियत को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें वीजा के लिए जो कि भारत आना चाहते हैं अफगानिस्तान से। आप बने रहिएगा संदीप हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको बता दें अफगानिस्तान के हालात पर CDS बिपिन रावत ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने भारत अमेरिका पार्टनरशिप की एक बैठक के दौरान तालिबान के मुद्दे पर साफ किया कि ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था, अब सिर्फ वक्त बदला है, तालिबान नहीं बदला। बिपिन रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। That has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India, and so to that extent our contingency planning had been ongoing and we were prepared for that. और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब चीन भी वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन अब इस्लामाबाद से पेशावर और फिर काबुल तक सड़क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के होने की वजह से चीन का यह प्लान
पिछले 5 साल से लटका हुआ था, लेकिन पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान के नेताओं से इस मुद्दे पर मुलाकात कर बातचीत की है और इस पूरे मसले पर किस तरीके का रुख चीन का होना चाहिए, इसको लेकर डिस्कशन हुआ। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच देश छोड़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट से आज जो तस्वीरें सामने आई उसने फिर साबित कर दिया है कि वहां हालात कितने खराब हो चुके हैं। लोगों की भारी भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर डटी हुई है। अफगानिस्तान के नागरिक किसी तरह से बस देश छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि उन्हें संभालना भी अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर दिन ब दिन भीड़ लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्थिति इतनी ज्यादा बद से बदतर हो गई है कि लोगों को काबू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब वहां पर भगदड़ मची, कई लोगों की मौत हुई, गोलियां तक वहां पर चलाई गई। संदीप बोल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, हजारों की तादाद में लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इन लोगों को अलग अलग देशों में भिजवाना, ये एयरलिफ्ट करना न केवल भारत की उम्मीद बन जाती है बल्कि बाकी देश भी समर्थन दे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अमेरिका जब से गया है, अपनी फोर्सेस विड्रॉ की है, उस वक्त उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब होने शुरू हो गई थी। और जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया उसके बाद तो वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हर कोई शख्स जो कि वहाँ पे अफगानिस्तान का है या विदेश दूसरे मुल्क का है, वो वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि तालिबान जिस तरीके का रुख पहले अपना चुका है 20 साल पहले, वो भी वही आज भी अपना रहा है। तो ऐसे में हर किसी को जान का खतरा है और यही वजह है कि हर कोई जो है आनन फानन में काबुल छोड़ देना चाहता है, अफगानिस्तान छोड़ देना चाहता है, क्योंकि ये जो है अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ जो है 5-6 देशों से वो घिरा हुआ है। तो ऐसे में अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल एक एयरपोर्ट ऐसा बचता है जो कि अभी अमेरिका की फौज के अधीन है, उनकी सुरक्षा के अंतर्गत है। तो ऐसे में यहीं से जो है लोग बाहर जा सकते हैं और यही वजह है कि जैसे लोगों को पता लग रहा है वैसे वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे। हालांकि दुनिया के तमाम देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को ले जाने की, क्योंकि अगर अमेरिका बात करें, अमेरिका भी जो है कई अफगानिस्तान के लोगों को अपने साथ अपने एयरक्राफ्ट में लेके जा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया था। और सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है जो कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका या नेटो फोर्सेस के साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके दफ्तर में काम करने वाले हों, चाहे वो उनके घरों पे काम करने वाले हों। तो ये सारे लोगों को निकालने की जिम्मेदारी जो है वहाँ के जो उन देशों के पास है, करता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में उम्मीद हर एक देश से यहाँ पर बनती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है संदीप, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में अफगान शरणार्थियों ने आज तीसरे दिन भी यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटाई दे रही है और विरोध प्रदर्शन करते हुए ये सभी लोग। यूएनएचसीआर बिल्डिंग के बाहर अफगानी शरणार्थियों के प्रदर्शन को आज तीसरा दिन है। देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो लगातार यूएनएचसीआर से मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी अन्य देश में बसाया जाए, साथ ही रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए और प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और महिलाओं की तादाद अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या अभी तक हुआ है, क्या यूएनएचसीआर का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए अभी तक आया और ये कब तक आगे इसी तरह से प्रोटेस्ट करने वाले हैं? ये बताइए कि कोई बातचीत हुई, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है जिस कॉज के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर? बात तो बहुत बोला है कि हम करेंगे, लेकिन आज बोला है कि 5 बजे पता चलेगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि क्या करेगा। 5 बजे भी झूठ बोलेगा या सच बोलता है, क्योंकि सब पेपर लेकर आए हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, सब रिजेक्ट है और किसी के पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों का केस क्लोज हो गया है। और अफगानिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं इसकी एक और तस्वीर काबुल से सामने आई है, जहां पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर जुटी हुई दिखाई दी। बैंक बंद होने से वहां लोगों के सामने पैसों की समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से खाने पीने की परेशानी भी अब उनके सामने खड़ी हो गई है। तो आप देखिए बैंकों के बाहर किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पैसे निकालने की लंबी कतारें इन लोगों की साफ दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की दिक्कतें इतनी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति लोगों की अब बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। तालिबान के डर की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी काम पर नहीं जा रहे हैं, अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शहरों, कस्बों और गांवों की गलियों में घूमते हुए आपको पुराने हवेलियों और घरों के ऊपर बारिश के पानी इकट्ठा करने के टैंक देखने को मिल जाएंगे। ये सदियों पुरानी व्यवस्था पानी को बचाने के बहुत से तरीकों में से एक है। ये बहुत ही प्रभावी और जरूरी तरीका है जिन्हें अब भुला दिया गया है, क्योंकि घरों में जरूरत के लिए नल का पानी मुहैया कराया जाता है। सच तो ये है कि अगर ये टैंक इस्तेमाल में बने रहते हैं तो ये आत्मनिर्भरता का एक सटीक मॉडल बन सकते हैं। मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए आप। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। जो हमारे पुराने ज़माने में प्रत्येक घर में जल कुंड होते थे, हर शहर में तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं, ये मतलब क्या है होते थे और बरसात से वो एक तरह से भर जाते थे। तो सबसे पहले तो शहरों के आसपास जितने भी तालाब, बावड़ी बने हुए हैं उनके आगोरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट के एरिया को हमको बचाना है ताकि उन आगोरों से वो तालाब और पोखर और बावड़ी भरे जा सके। और जो बिल्कुल आबादी के बीच में आ गए हैं उनमें आसपास की छतों से जोड़कर उनको भरने की आवश्यकता है। एक दो बरसात में ही, हालांकि बरसात, औसत बरसात हमारे इधर कम है डेजर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी पहली दूसरी बरसात में हमारा जल कुंड भर जाता है और वो पूरे साल भर 15 व्यक्तियों के परिवार के लिए नहाने में, खाने में, पूजा में, सब में काम आता है। तो ऐसे जल कुंड राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DDP प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए गए थे। आज लाखों की संख्या में जल कुंड राजस्थान में आपको खेत खेत में मिलेंगे। और शहरों में भी आपने देखा होगा कि प्राय जो पुराने घर हैं उनमें आज भी छत का पानी जो है उनके घर के टांकों में, घर की जल कुंड में आता है और वो सुरक्षित रहता है। तो इनको बचाने की आवश्यकता है। आजकल जैसे घर घर जल के कनेक्शंस हुए हैं, इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वे अपने पुराने जल कुंडों को, बावड़ियों को, पोखरों को, तालाबों को, इनकी आगोरों को बचा के रखें और उनको संरक्षित, सुरक्षित और इस विरासत को संजोए रखें। स्वच्छता